जी जनाब, फैमिली इनक्लोजर में एक दफा फिर आपके साथ हैं। और इस बार हम क्रिकेट पे बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि इस दफा हम स्पोर्ट्स एंटरटेनमेंट की फील्ड रेसलिंग पे बात कर रहे हैं। यानी वो रेसलिंग जो स्पोर्ट्स एंटरटेनमेंट का हिस्सा है, वो रेसलिंग जो रिजल्ट वाइज सही नहीं होती है, यानी कि स्क्रिप्टेड होती है, लेकिन इसको स्पोर्ट्स एंटरटेनमेंट माना जाता है। और इसकी सबसे बड़ी कंपनी जो है वो वर्ल्ड रेसलिंग एंटरटेनमेंट है, WWE। WWE के कुछ खास इवेंट्स पे हम बात किया करेंगे। और मेरे साथ फैजान और बेरोज मौजूद हैं। सबसे पहले तो आप दोनों ये बताएं, इससे पहले कि हम लाइव प्रीमियर इवेंट जो है, लाइव प्रीमियम इवेंट ही कहते हैं ना पेपर व्यू को, अब फैजान प्रीमियम लाइव इवेंट। प्रीमियम लाइव इवेंट की तरफ हम जाएं जो आज हमने कवर करना है, जिसके मुतालिक बात करनी है, तबसरा करना है। सबसे पहले मुझे ये बताएं कि आपने कभी कोई किसी पाकिस्तान बेस्ड चैनल को WWE के इवेंट्स कवर करते देखा है? हाँ, वो ऑल फॉल वीडियोस जो हैं वो तो कुछ हम देखते हैं कि अपलोड हुई भी होती हैं यूट्यूब पे पाकिस्तानियों की तरफ से। लेकिन बाकायदा भारत में तो है, इंडिया में तो है, लेकिन कोई यूट्यूबर WWE को बाकायदा संजीदगी से कवर करता हुआ दिखाई दिया है आपको यूट्यूब पे? नहीं, अभी तक मैं पिछले 4-5 साल से यूट्यूबर्स को फॉलो कर रहा हूँ, मुख्तलिफ जो कि बाहर के अमेरिकन भी हैं और इंडियंस भी हैं, लेकिन मुझे कभी भी कोई पाकिस्तानी यूट्यूबर नहीं दिखा जो कि रेसलिंग के ऊपर, को कहीं की भी रेसलिंग हो, WWE हो या AEW हो, किसी को भी फॉलो करता हो या मतलब कंटेंट बनाता हो उस पर। तो मुझे तो अब तक नहीं दिखा कोई। तो हमारा भी चैनल जो है वो इंटायरली WWE या स्पोर्ट्स एंटरटेनमेंट या रेसलिंग बेस्ड नहीं है। लेकिन हम ये कह सकते हैं कि ये शायद पाकिस्तान की तरफ से यूट्यूब पे पहली कोशिश है। आप इस जबान को उर्दू कह लें चाहे हिंदी कह लें, लेकिन ये पहली कोशिश है कि हम WWE के इवेंट्स जो हैं वो पाकिस्तान से उर्दू में कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। क्यों बहरोज, क्या ख्याल है आपका? जी बिल्कुल, ऐसा ही है। पाकिस्तान में मैंने बहुत ज़्यादा यूट्यूबर्स को भी नहीं देखा है जो डब्ल्यू डब्ल्यू के हवाले से वीडियोस बनाते हो। इनफैक्ट यहाँ पे इंटरेस्ट भी है, मगर उतना नहीं है जितना हम इंडिया में देखते हैं। हमारी नेबरिंग कंट्री में वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा फॉलो किया जाता है डब्ल्यू को। इनफैक्ट वहाँ पे यूट्यूबर्स भी बहुत ज़्यादा हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि यहाँ इंटरेस्ट नहीं है। आप ये कह लीजिए कि यूट्यूब पे शायद आपको उसके इंटरेस्ट वाले लोग जो हैं उनके बिल्कुल। इंटरेस्ट को इंडियन कंटेंट शायद केटर कर रहा है। लेकिन पाकिस्तान को पाकिस्तानी बेस्ड कोई चैनल नहीं कर रहा। चले हम यहाँ से शुरुआत कर रहे हैं, हो सकता है कि हम यहाँ ट्रेंड सेटर्स हो सकता है ना हो। मकसद हमारा ट्रेंड सेटर बनना है नहीं। मकसद आज की वीडियो का हमारा वो इवेंट कवर करना है जिसको हम कह रहे हैं WWE पे बैक। 2 सितंबर को ये इवेंट हुआ है। और इसमें क्या क्या मार्के हुए हैं, उन मार्कों के नतीजे में क्या क्या होगा, हम ये सारे कवर करेंगे। तो सबसे पहले तो बात हो रही है वही स्टील केज मैच, ट्रिश स्ट्राटस और बैकी लिंच के दरमियान। बेरोज, इस मैच की जरूरत थी कोई क्या WWE फैंस को? इस मैच की ज़रूरत का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि कनाडा में अपने होम टाउन में ट्रिश स्ट्रैटस जो है वो बुरी तरह बू हो रही थी, और लोग उनको वहां भी नहीं देखना चाह रहे थे। इतनी ज्यादा प्रोलॉन्ग कर दी गई है राइवलरी बाकी राइवलरीज की तरह, कि मतलब लोगों का इंटरेस्ट पूरी तरह से खत्म हो चुका है, और वो एनॉयड है बाकायदा ये देख देख के। जी फैजान, क्या कहेंगे आप? मेरे भी कुछ इसी तरह के तासुरात हैं कि पोस्ट रेसलमेनिया के जो रॉ हुई थी उसके बाद से ये तकरीबन 5 महीने गुजर चुके हैं, और ये फ्यूड जो है बिला वजह, जिसको कहते हैं, प्रोलॉन्ग किया जा रहा है, घसीटा जा रहा है। उस वक्त भी कोई नहीं देखना चाहता था ये, उस वक्त भी लोग लोग केयर नहीं करते थे इसके बारे में, ना अब कोई केयर करता है। तो मेरे ख्याल से खत्म कर दिया है अब इसको, ये मोस्ट डेफिनेटली आखिरी मैच था इनके बीच। तो मेरे ख्याल शायद से यही शायद सब कुछ है। देखें, नहीं शायद कि ट्रिश ट्रिश स्ट्रैटस और बेकी लिंच की राइवलरी खत्म हो गई। मैच इनका शुरू हुआ एज एक्सपेक्टेड। मतलब इसको बराबर का मैच दिखाने की कोशिश भी की गई। स्टील केज मैच था, कभी कोई बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है, कभी कोई बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है। क्योंकि स्टील केज मैच में अगर आप दीवार पार करके दोनों पैर जमीन पर लगा दें बाहर तो भी जीत सकते हैं। पिन करके भी, जो आपके जो भी रिवायती तरीके हैं उसमें भी आप जीत सकते हैं। और चाहे तो आप दरवाजे भी खुलवा के रेफरी से बाहर निकल सकते हैं। जो चीज हुई है सबसे ज्यादा एक्सपेक्टेड, वो थी एक इसमें इंटरप्शन। और वो किसकी थी वाला, फैजान?
जोई स्टार्क जो कि ट्रिश स्ट्रेटस की प्रोटेजे हैं काफी टाइम से, हाँ, उनकी प्रोडिजी तरफ से है, प्रोडिजी इंटरफेरेंस। कह लें, चमची कह लें, या मतलब दोस्त कह लें, जो जो चाहे कह लें मतलब। तो और फाइनली मैच का रिजल्ट जो हुआ, वो उसकी झलकियां भी हम वीकली इवेंट्स में तो देख ही रहे थे कि थोड़ी सी कोऑर्डिनेशन जो है जोई की और इनकी ट्रिश स्ट्रैटस ट्रिश की, की। वो हाँ वो बिल्कुल वो खराब हो रही थी। और हुआ फिर एंड में यही कि मैच हार गई दोनों, अपना मतलब मिलके भी जो है वो बेकी लिंच का मुकाबला नहीं कर सकी। बेकी लिंच ने दोनों को अपने अपने मैनूवर्स के जरिए जेर किया, ट्रिश स्ट्रैटस को पिन किया, बेकी लिंच जीत के चली गई, बेकी लिंच वाज द विनर। बाद में जोई और ट्रिश के दरमियान जो है वो जरा हॉट वर्ड्स का तबादला हुआ, और यहाँ पर बेकी लिंच अपना ट्रिश स्ट्रैटस को पिटना पड़ा अपनी चमची से, कह लें यार, वो दूसरा वाला वर्ड जो है ना इंग्लिश वाला, क्या है वो, बड़ा हार्ड है, प्रोटेजे। प्रोटेजे वो। हाँ, तो उनसे उनको पिटना पड़ा। तो स्टार्टस को तो फेड हो जाना चाहिए। जिस मैच की तरफ मैं आना चाह रहा हूं, वो मैच है यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप के लिए रे मिस्टीरियो और ऑस्टिन थ्यूरी के दरमियान। क्या अब रे मिस्टीरियो को भी फेड हो जाना चाहिए सीन से? इतने सारे आ चुके हैं नए रेसलर्स, इतने सारे परफॉर्मर्स आ चुके हैं, अब इनका मेन रोस्टर्स पे एक्टिव रहना, फिर उसके बाद टाइटल भी अपने पास रखना, टाइटल पिक्चर में एक्टिव भी रहना, क्या मतलब? मैच पे बात तो हम बाद में करते हैं, आप दोनों से पहले मैं जानना चाहूंगा, हाउ रेलेवेंट इज रे मिस्टीरियो दीज डेज? रे मिस्टीरियो, मैं तो नहीं समझूंगा कि बिल्कुल भी आजकल के जो जिस तरह से नए स्टार हमें देखने को मिल रहे हैं उसके बीच में उनकी जगह बनती है। लेट अलोन विनिंग अ चैंपियनशिप, अ मिड कार्ड चैंपियनशिप, जिसके थ्रू आप एक किसी नए यंग स्टार को एलिवेट कर सकते हैं। यंग स्टार ना भी सही, जो उभरते हुए जैसे एले नाइट हैं। तो अभी मुझे लगता है कि कोई भी ऐसा आदमी नहीं था, कोई भी ऐसा फैन नहीं था जो कि नहीं चाहता हो कि एले नाइट चैंपियन यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप जीते। लेकिन आपने जो है बिल्कुल ही फंबल कर दिया और रे मिस्टीरियो को आउट ऑफ नोवेयर ये टाइटल जितवा दिया गया, जो कि मुझे लगता है कि ऑस्टिन थ्यूरी के साथ भी जाती है। भले ही लैक लस्टर एक टाइटल रेन थी उनकी, लेकिन उसके बावजूद रे मिस्टीरियो से हारना वो बिल्कुल डिजर्व नहीं करते थे। और ये इस डिसीजन की वजह से मेरे हिसाब से दो लोग जो हैं वो सफर कर रहे हैं, एलियन नाइट भी और रे मिस्टीरियो, वो ऑस्टिन थ्यूरी भी। अच्छा बहरोज, इसमें ये मैच जो हुआ, हम ये समझ रहे थे कि किसी की तरफ से कोई इसमें भी मदाखलत हो सकती है, कोई इंटरप्ट कर सकता है, कोई आ सकता है शायद, मतलब जो लातीनो वर्ल्ड ऑर्डर है, जिसका आजकल हिस्सा है रे मिस्टीरियो, उसमें से शायद कोई आके यहाँ पे इंटरप्शन करेगा, ये एटलीस्ट आके खड़ा हो जाएगा। लेकिन बड़ा क्लीनली रे मिस्टीरियो ने ऑस्टिन थ्यूरी को हराया है, एक उभरते हुए यंगस्टर के लिए, जिसने तकरीबन एक साल या कुछ कम अरसा जो है टाइटल अपने पास रखा है, मनी इन द बैंक भी वो जीता हुआ है, उसके करियर के लिए। क्या ये आपके ख्याल में, बैरोज से पूछ रहा हूं मैं, क्या ये सही मूव है डब्ल्यू डब्ल्यू ई की? सही मूव तो मेरे ख्याल में बिल्कुल भी नहीं है। ऑस्टिन थ्यूरी को भी एक बेहतर स्टोरी लाइन की जरूरत है, एक बेहतर अपोनेंट ओपोनेंट की जरूरत है। अगर रे मिस्टीरियो से हारते रहेंगे वो इस तरह से, तो मतलब उनके कैरियर के लिए बहुत नुकसानदेह बात होगी है। और जो आपने मनी इन द बैंक की बात की, ऑस्टिन थ्यूरी के साथ डब्ल्यू डब्ल्यू ई क्या करना चाह रही है डब्ल्यू डब्ल्यू ई को खुद नहीं पता है कि इस बंदे को पूरी तरह से पुश करना है, इस बंदे को एक बड़ा स्टार बनाना है। मनी इन द बैंक जितवा के वो यूएस टाइटल पे कैश इन कर रहे हैं, उस पे भी हार रहे हैं। अब जो है वो रे मिस्टीरियो से हार रहे हैं, तो डब्ल्यू डब्ल्यू ई को एक मतलब क्लियर पाथ की जरूरत है कि ऑस्टिन थ्यूरी को किस तरफ लेके जाना है। ठीक है जी, तो ये मैच भी हो गया, अब आगे चलते हैं जो काफी एंटिसिपेटेड चीज थी और जिसकी तरफ लोग देख रहे थे आजकल का डब्ल्यू डब्ल्यू ई में सबसे बढ़ता हुआ शोशा, सबसे ज्यादा जिसका शोर है, जब सबसे ज्यादा जिसकी पॉपुलैरिटी है, एल ए नाइट वर्सेस द मिज। तो एक बड़ी, अगर हम देखते हैं मैच की झलकियों में, बड़ा क्लीन मुकाबला, जहां एले नाइट ने बड़ा जबरदस्त तरीके से मिस को शिकस्त दी, मिस पे काबू पाया, और अपना हाथ उनका खड़ा किया जॉन सीना ने एंड में, और फिर उसके बाद उनसे मैच के बाद उनसे हाथ भी मिलाया। तो जबरदस्ती एक एले नाइट की जो एक क्लीन विक्ट्री थी, उसको जॉन सीना का बना के मैच रेफरी कुछ मतलब अजीब सा, उसको भी थोड़ा डाइसी और डॉजी करने की कोशिश की गई है कि नहीं जी, मिज को हराया इसलिए क्योंकि रेफरी जॉन सीना थे। नहीं, मुझे पर्सनली ये ऐसा नहीं लगता। मुझे लगता है कि इस मोमेंट की
या कार्ड पे इस तरह से जॉन सीना को फीचर करने की जरूरत ज्यादा जो थी वो जॉन सीना को थी। एलए हम्म। नाइट को इसकी जरूरत नहीं थी। हाँ। जॉन सीना को ज्यादा जरूरत थी। अब वो, क्योंकि आपको पता है अभी हॉलीवुड में स्ट्राइक चल रही है, जॉन सीना जो है या कोई बेकार भी है। एक्टर है बड़ा, वो कहीं शूटिंग वूटिंग कर नहीं पा रहे हैं, तो जॉन सीना यहाँ आ गए। उन्होंने कहा भाई अब फॉरन एंड मोमेंट पे जो है कोई मैच तो मिल नहीं सकता, तो स्टोरी इस लाइन तो बिल्ड पॉइंट का करनी है। मतलब ये है कि बहुत जल्द हम क्या रॉक को भी देखेंगे किसी ऐसे ही एवं से रोल में WWE बिल्कुल, में मुझे वापस? मुझे लगता है कि रॉक का रिटर्न हो सकता है, क्योंकि अभी रिसेंटली ग्रेसन वॉलर जो हैं वो मुस्तकिल ट्वीट्स के थ्रू उनको टीज कर रहे हैं और मतलब उनपे शॉट्स फायर कर रहे हैं कि मतलब वो आए वापस। उनके ग्रेसन वॉलर इफेक्ट जो शो करते हैं वो उसमें, तो मुझे लगता है कि इस तरह का एक सेगमेंट कोई हो सकता है, इसमें ग्रेसन वॉलर एंड द रॉक फीचर कर रहे तो हैं और हाँ, ग्रेसन वॉलर इफेक्ट जो पे बैक पे हुआ है, जो साइड शो, उसकी तरफ चलते हैं हम। और उस हम देखते हैं कि इसमें उनके कोडी रोड्स मेहमान थे, ये तो हमें पता था। कोडी रोड्स आए, दोनों ने एक दूसरे की तारीफें की, बहुत खुश थे दोनों। और उसके बाद कोडी रोड्स ने कहा कि मैं ऐलान ये करता हूँ। ऐलान उन्होंने क्या किया खड़े होके, कि जे ऊसो रॉ रोस्टर का हिस्सा बनने आ रहे हैं। और उसके बाद फिर खैर कोडी रोड्स रिंग से उतर गए, और जे ऊसो ने आके जो है वो एक लात रसीद कर दी आपके ग्रेसन वॉलर को। इस सेगमेंट का भी मुझे मतलब समझ में नहीं आया वैसे। अगर आप दोनों मुझे समझा सकें। सबसे पहली बात तो यह है कि किसी भी रेसलर का जब कोई एलिजेंस चेंज होता है, यानी वो हील से फेस या फेस से हील टर्न लेता है, तो उसके साथ साथ उसकी पुरानी सारी तारीखें, उसकी लड़ाइयां, वो सब खत्म हो जाती हैं। यही कोडी रोड्स थे कि जिनको जब ब्लड लाइन के साथ थे जे ऊसो, तो इन कोडी रोड्स को टाइटल से दूर रखने की कोशिशों में आगे आगे थे जे ऊसो। अब अचानक पाथ सुन के अलग हुए हैं 2-3 महीने से, अचानक इनका आपस में क्या ताल्लुक है? दैट इज मोर इम्पोर्टेंट रादर देन द ग्रेसन वॉलर इफेक्ट। जी, फैजान। नहीं, कोडी रोड्स। दोनों हाँ। ही चीजें जो हैं वो इररेलेवेंट हैं। ना ग्रेसन वॉलर का कोडी रोड से कोई ताल्लुक है, ना जे उसो से कोई ताल्लुक है, और ना ही जे उसो का इन दोनों आदमियों से ताल्लुक है। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा कि इस सेगमेंट से क्या अचीव करना चाह रहे हैं ये लोग WWE वाले। अगर जे उसो का रिटर्न करवाना था तो एक तो अभी उनको क्विट किए हुए रिटर्न सिर्फ का दो क्या या तीन मतलब हफ्ते है हो गए। यार? ये एक हफ्ता नहीं आते, अगले हफ्ता रिटर्न हो जाता है इन लोगों का। नहीं, स्टोरी लाइन वाइज तो उन्होंने क्विट कर दी ना कंपनी। तो अब एक तो मेरे हिसाब से तो वैसे ही ऑलरेडी बहुत अर्ली आए हैं उन्होंने वो, इतना शो जल्दी नहीं आना चाहिए नहीं, था। स्मैकडाउन क्विट किया ना, या WWE क्विट कर डब्ल्यू दिया था? डब्ल्यू ही क्विट की थी, अच्छा। WWE ही क्विट ओके, की थी। ओके, ओके। ठीक है। ठीक है, तो तो अब अगर उस हिसाब से देखा जाए तो भी बहुत अर्ली है कि अभी छोड़ के गया, फौरन ही आ गया। ठीक है, और फिर कोडी रोड्स की क्या वो बनती है रिलेशन इस बीच में, कि वो क्यों उनको वापस लेके आ रहे हैं अभी? तो मतलब 5 महीने पहले तक तो ऐसी ही हाँ, उनकी चल रही थी। बेरोज, तो मन में क्यों कोडी रोड्स जे उसो से हो रहे हैं टच? एग्जैक्टली, मैं भी यही बात कह रहा था कि मतलब इसी बंदे की वजह से कोडी रोड्स जो है वो टाइटल हारे हैं, और अचानक आउट ऑफ नोवेयर इस बंदे को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं कि भाई ये जे उसो जो है मंडे नाइट रॉ का हिस्सा है। कहीं कोई लॉजिक नहीं है इस बात के पीछे, लेकिन फिर भी नहीं हम तो देख रहे हैं पेबैक में। लॉजिक अभी नहीं है, लेकिन आने वाले हफ्तों में। वो ट्रिपल एच हमेशा ये कहते हैं ना कि द स्टोरी नेवर एंड्स। तो क्या आने हम्म। वाले हफ्तों में ये चीज कहीं खुल के सामने आने वाली है? क्या है? मे बी परहैप्स हो सकता है। दिस सेगमेंट माइट टर्न आउट टू बी सिग्निफिकेंट। आने वाले हफ्तों में देखते हैं कि क्या जे उसो का ताल्लुक है। अब फिर आगे चलते हैं, क्योंकि और भी मतलब मैचेस हुए हैं। एक और खवातीन का मैच था, और ये मैच जो था ये विमेंस चैंपियनशिप, WWE विमेंस चैंपियनशिप के लिए। और ये इससे पहले टैग टीम्स का मैच खेला गया था, यानी कि WWE टैग टीम का मैच था। तो चलें उसका जिक्र पहले कर लेते हैं, अनडिस्प्यूटेड क्योंकि टैग। ऑर्डर में, हाँ वो ऑर्डर में पहले था, तो चलें उसको पहले डिस्कस कर लेते हैं। मसला ये है कि ये वाहिद मैच था जिसका रिजल्ट जो है प्रिडिक्टेबल नहीं कह सकते आपके था, क्योंकि इसमें कुछ भी हो सकता था। व्हाट्स प्रिडिक्टेबल वाज कि अब टैग टीम्स जो हैं, पहली बात तो है कि ये, हम पहले तो बता दें कि हम कौन सा मैच डिस्कस कर रहे हैं। हम मैच डिस्कस कर रहे हैं अब वर्ल्ड टैग टीम चैंपियनशिप के लिए, सैमी जैन और केविन ओवेंस का फिन बेलर और डेमियन प्रीस्ट से। जो डेमियन प्रीस्ट और फिन बेलर रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पे जजमेंट डे को। ठीक है। अब हमारे यहाँ अब टैग टीम्स रही नहीं है, स्टेबल्स बन गए हैं सारे। कोई भी टैग टीम हम्म। नहीं है। अगर कोई टैग टीम है तो एक हफ्ते का या 2 हफ्ते का अलायंस है वो,
कि ड्रू मैकिंटायर जो है वो मैट रिडल के साथ खड़े हो गए या कोई किसी के साथ खड़ा हो गया, उसके बाद मतलब अचानक वो गायब हो गए, सब कुछ है। अब स्टेबल्स हैं, अब हर टीम जो है वो स्टेबल है, सिवाय आपके टैग टीम चैंपियंस जो इस मैच में एंटर हुए हैं, सैमी ज़ैन और केविन ओवंस। यानी बुलेट क्लब भी एक जो है द क्लब के नाम से, वो भी अब एक स्टेबल है। जजमेंट डे तो स्टेबल है ही। फिर इसके बाद अल्फा एकेडमी भी अब स्टेबल है। इसके अलावा आपका जो नया स्टेबल वो ट्विनर्स का आया है, आपका बॉबी लैशले जो लेके आए हैं इनको, स्ट्रीट प्रॉफिट्स को। उनका भी समझ में नहीं आया है कि क्या है वो, ट्विनर्स हैं, बेबी फेस हैं, या आपके आउट राइटली इनको हम कह सकते हैं कि ये हील्स हैं, लेकिन अब जी वो जी। भी स्टेबल हैं। तो इस मैच में जाते हुए मेरे ख्याल में ये बात तय थी कि नंबर्स एडवांटेज, नंबर्स गेम जो है वो हाथ में है जजमेंट डे के, और उसका वो फायदा उठाएंगे, कभी ना कभी उठाएंगे। तो हुआ यही, जैसा कि हमने देखा, एक्शन हमने देखा, बहुत अच्छा खेले, और नंबर्स एडवांटेज, चार आदमी उनकी तरफ से मतलब इंटरफेयर करने के, मतलब दो दो लड़ ही रहे थे। तो इसके अलावा रिया रिपली और आपका जो डर्टी डॉम उर्फ जो है जिनकी उर्फियत डोमिनिक मिस्टीरियो, उन्होंने कई जगह इंटरफेयर किया, मार भी खाई, सब कुछ किया। और फिर वो उनके दोस्त कौन से हैं, वो जेसी साहब, जेडी मैकडोना। जेडी मैकडोनाल्ड, वो भी उनकी इंटरफेरेंस के बाईस वो थोड़ी फैसला कून हुई, और उसके बाद टैग टीम टाइटल्स बिल आखिर आ गए यहाँ पे जजमेंट डे के पास। तो क्या ख्याल है फैजान आपका, ये जेडी साहब जो हैं, क्या ये मुस्तकबिल में बन जाएंगे जजमेंट डे का हिस्सा? ये ख्याल रहे कि जेडी से ही जजमेंट डे बनता है, ये एब्रीविएशन जो है ये इसी का है। तो क्या ये जजमेंट डे में आ जाएंगे? क्योंकि हम ये सोच रहे थे कि यार मनी इन द बैंक जीता हुआ डेमिन प्रीस्ट ने, उस, तो हम ये सोच रहे थे कि अच्छा उनकी इंटरफेरेंस शायद टाइटल मैच में हो या कुछ हो, लेकिन दोनों के पास ये बेल्ट आ जाने से अब आपके ख्याल में क्या रहता है हिसाब किताब इसका? इस बात का क्या हिसाब किताब रह जाता है कि उस टाइटल पिक्चर में अब वो कितना करेंगे इस्तेमाल? नहीं, वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप की टाइटल पिक्चर में तो वो रहेंगे। और मतलब मेन जो गोल है, मेन जो टारगेट है, वो उनका वही रहना है। और पास्ट में भी हमने देखा है कि डुअल चैंपियंस रहे हैं लोग, जैसे सेथ रॉलिंस अभी रिसेंट मेमोरी में मेरे आते हैं, यूएस चैंपियनशिप भी जीती थी उन्होंने, और वर्ल्ड चैंपियन वो चलते आ रहे थे। लेकिन मेनली जो है उनका टारगेट वो वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप और मनी इन द बैंक के साथ उसको जीतना, यही है। और जहां तक आपने जेडी मैकडोना की बात की, तो ये तो मुझे अब या सबको फैंस को कंफर्म ही हो गया एक तरह से कि जेडी मैकडोना ने एट सम पॉइंट आना ही है, सूनर, बल्कि बहुत जल्द आ जाएंगे वो जजमेंट डे में। लेकिन उनके आने के बाद कौन फैक्शन से निकलेगा, ये है बड़ा सवाल, हाँ, मेन वो सवाल ये है। एडिशन होंगे या रिप्लेसमेंट होंगे ये नहीं पता। बहरहाल जो नहीं जाने वाले वो है रिया रिपली, इसलिए कि रिया रिया फैक्टर जी। बड़ा इसमें रहा है जबरदस्त। जो अगला मैच है वो भी इन्हीं का है, रिया रिपली का मुकाबला उनकी विमेन्स चैंपियनशिप के लिए जो हुआ, वो हुआ किससे फैजान? रकेल रोड्रिगेज के साथ। बिल्कुल। ये भी खासा मतलब एक्सपेक्टेड था कि इसमें भी डर्टी डॉम यानी डोमिनिक मिस्टीरियो जो है वो इस सारे मैच का मजा किरकिरा करेंगे, उसको वहां पे करेंगे। मार खाई उन्होंने, उन्होंने हम्म। रॉड्रिगेज से मार भी खाई, लेकिन ये था कि हाँ, दो मैचों में, जो दो टाइटल मैचों में इन्होंने अपनी इंटरफेरेंस से बहुत अहम किरदार अदा किया। डर्टी डॉम ने, फिलहाल इनका रोल इतना ही है, इससे ज्यादा इनको डब्ल्यू डब्ल्यू यूनिवर्स पसंद नहीं करता। तो स्ट्रेटली चलते हैं हम अब मेन टाइटल मैच की तरफ, यानी कि शिंस्की नाकामूरा और सेथ रॉलिंस। सेट रॉलिंस। ये मैच भी इसको बड़ा बिल्डअप करने की कोशिश की मेरे ख्याल में, कोई एक फिलर की हैसियत थी इस मैच की, शिंस्की नाकामूरा को दोबारा रिलेवेंट करने के लिए, मेरी तो खैर ये राय है। और होना आखिर में यही था कि बड़ी क्लीनली सेट रॉलिंस ने अच्छे मुकाबले के बाद, लेकिन क्लीनली हरा देना था। आपका क्या ख्याल है आप दोनों का? मैंने मतलब ओवरऑल मैच जो है वो एंजॉय किया। बुरा मैच नहीं कहूंगा मैं इसको, लेकिन इतना कोई बहुत आला भी मैच नहीं था ये। हाँ बिल्कुल, आपकी सही बात है कि इस मैच से सेथ उनको शिंस्के नाकामुरा को रेलेवेंट किया गया है। सेथ रॉलिंस ने इस मैच के थ्रू कुछ अचीव नहीं किया, उनकी टाइटल रेन तो वैसी चल रही है।
लेकिन आई बिलीव के शिंस्के नाकामुरा का कैरियर यहाँ से काफी मतलब अच्छी बात पे जा सकता है। इनका जो कैरेक्टर चेंज हमने देखा, हील टर्न देखा हमने, तो इसके बाद थोड़ा एक डोमिनेंट साइड और जिसको कहते हैं कि थोड़ा डार्क साइड इनका भी हमें देखने को मिला है। तो इनके कैरेक्टर से और इनकी बुकिंग से अगर होपफुली अच्छी होती है तो मुझे उम्मीद है कि आगे चल के शिंस्के नाकामुरा के लिए अच्छा फ्यूचर है। और वो ब्रीफ केस का खतरा जो है अभी तक लटक रहा है सर पे सेट रॉलिंस के, जो डेमियन प्रेस लेके घूम रहे हैं, लेकिन उसका होगा क्या? एक पांच तरफा किस्म की लड़ाई चल रही है अपनी खुद इनके जजमेंट डे में। चैंपियंस बन गए हैं, दुनिया को दिखा रहे हैं कि हम साथ हैं। तो हम अगर इस इवेंट पे बेरोज जल्दी से एक क्विक हम वो कर लें कि किस हद तक इसमें कामयाबी हुई। दो तीन मैचेस तो हमने कहा बिल्कुल भर्ती के थे, लेकिन एक दो मैचेस बहुत अच्छे इसमें हुए हैं। एंड एवरी टाइम अ टाइटल चेंजेस, दैट स्पेशल इवेंट इज अ वेरी स्पेशल इवेंट मेरे हिसाब से। क्या ख्याल है बेरोज आपको? बिल्कुल ऐसा ही है। और क्या कहते हैं, मेरे हिसाब से जो मुझे सबसे अच्छा मैच लगा वो सैमी जैन और केविन ओवंस का था, डेमियन प्रीस्ट और फिन बैलर के साथ। ना सिर्फ वो मैच एंटरटेनिंग था, मगर उसका रिजल्ट भी इन्होंने अच्छा किया कि भाई टाइटल को चेंज कर दिया। वरना यहाँ पे कोई बंदा टाइटल चैंपियन बनता है तो वो साल 2 साल आराम से निकाल देता है मजे से। तो ये इन्होंने अच्छा काम किया कि टाइटल को चेंज कर दिया सही मौके पे। जी जनाब, और बहुत सारे अभी हैं ऐसे टाइटल्स जो आगे 10-10 साल तक मेरे ख्याल है चेंज नहीं होने वाले। गंथर कभी किसी से हारेंगे नहीं, तो इंटरकॉन्टिनेंटल हम्म। चैंपियनशिप भी सेफ है। और उसके बाद वो अनडिस्प्यूटेड यूनिवर्सल चैंपियनशिप तो रामन रेंज तो लेके फॉर एवर अपनी सेफ है। कबर में जाएंगे वो अपनी लेके, कहना चाहिए मुझे। इतना तो यार हो सकता है ना कैंडिडेट बिल्कुल। अब रेसलिंग ओरिएंटेड शो में। वो तो सेथ तो रॉलिंस ने कह दिया कि वो रोमन रेंस लगता है कि चैंपियनशिप है, ऐसा नहीं लगता कहीं से कि उन्होंने अनडिस्प्यूटेड टाइटल उठाया हुआ है। हाँ अच्छा, और वो मजाक नहीं कर रहे थे या वो कैरेक्टर में रह के बात नहीं कर रहे थे, वो मेरे ख्याल है बिल्कुल अपने दिल का फपोला फोड़ा है उन्होंने। वो बिल्कुल सीरियस ही हैं और इस तरह की बातें, इस तरह के स्टेटमेंट्स वो थ्रू आउट अभी देते आए हाँ, हैं इस कुछ साल। कुछ सीएम पंक की तरह से उन्हें पाइप बॉम्ब्स फेंकने की आदत है कहीं कहीं। थोड़ा सा कैरेक्टर मुझे उनका जो असली कैरेक्टर है, द सेट रॉलिंस जी जी। बिहाइंड द गिमिक, वो कुछ ऐसा ही है। चलें जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का। अभी डेवलपमेंट जैसे जैसे होती रहेंगी हम रेसलिंग पे और शोज करेंगे और गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ कितने लोग इसमें साथ देते हैं ये हम देखते हैं इस वीडियो के रिस्पॉन्स के साथ। तो ये था जनाब जो हमने WWE पे बैक को रिव्यू किया और आगे के मुतालिक ये कहाँ जाता है इसको हमने देखा। साथ साथ आपने इस वीडियो को लाइक करना है और शेयर भी करना है मोस्ट डेफिनेटली। कमेंट में हमें बताना है कि हमें और क्या करना चाहिए। इसके अलावा चैनल को आप सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें ताकि आइंदा भी अगर आपके पसंद की वीडियो अपलोड हो तो आपको फौरन पता चल जाए। फैजान आपका भी शुक्रिया, बहरोज आपका भी शुक्रिया। वक्त आज हमारे पास इतना ही था। एक दफा फिर हाजिर होंगे हम फैमिली इनक्लोजर में WWE के किसी और इवेंट पे बात करने के लिए। अल्लाह हाफिज।